चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेंगे किसके द्वारा, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। देखिए यंग ने क्या किया, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ एक सोर्स दिख रहा होगा आपको, ये एक जो है छोटा सा पॉइंट सोर्स है जिसको नैरो सेल्स भी कहा जाता है, और इसके ठीक सामने एक गत्ते का टुकड़ा है जिसमें दो छोटे सोर्सेज और बनाए गए, मतलब दो छोटे पॉइंट होल किए गए हैं जो यहाँ से इक्विडिस्टेंट है, दोनों से इक्विडिस्टेंस है, और सामने लगी हुई है स्क्रीन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखेंगे। यहाँ इन्होंने क्या देखा कि इस सोर्स से यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को भेजें तो उस लाइट से लाइट वेव्स आगे बढ़ती हैं कहाँ तक, S1 व S2 तक, और S1 व S2 से क्या मैं अपने वेवलेट्स मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं, ये वेवलेट्स अपने अपने वेवलेट्स आगे बढ़ते जाते हैं, और जब वेवलेट्स आगे बढ़ते हैं तो इसमें इंटरफेरेंस होता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट बैंड मिलते हैं लाइट के, उन ब्राइट बैंड को हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस बोलेंगे, और जो डार्क फ्रिंज मिलती है, जो डार्क बैंड्स मिलते हैं उनको डार्क फ्रिंज कहते हैं। अब इसी को अपन देखते हैं यहाँ पे। देखिए इन 1802 Young demonstrated a phenomenon of interference by experiments called Young's double slit experiment। यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बताया गया है। देखो इसमें क्या हुआ है, इन एक्सपेरिमेंट S is a narrow source of light just front of source screen at present having two narrow source S1 and S2। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नैरो सोर्स है हमारे पास, उसके ठीक सामने एक और जो है स्क्रीन लगी जिसमें दो नैरो सोर्स S1 और S2 है, जो S1 से और S2 से सेम डिस्टेंस पे है, और सामने लगी एक स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिट्स आर इक्वल टू S, द डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिट्स फ्रॉम सोर्स S आर इक्वल, द बोथ स्लिट्स वर्क्स एज ए कोहेरेंट सोर्स। और यहाँ पे जो दोनों स्लिट्स है S1 और S2, ये कोहेरेंट सोर्स का वर्क करती है। अब कोहेरेंट सोर्स आपको मालूम है कि कोहेरेंट सोर्स जो होता है जिससे निकलने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी लगभग इक्वल होता है, तो उनको हम कोहेरेंट सोर्स के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया, जैसे मान लीजिए उन्होंने यहाँ लाइट सोर्स रखा तो वहाँ से वेव्स चलने लगी, वेव्स चली S1 S2 पे गई, वहाँ से अपने अपने वेवलेट्स बनाए S1 S2 ने, और वो वेवलेट्स आगे जाके स्क्रीन पर जो बना रहे हैं अपनी, उसके बारे में बताया गया है। देखिए नाउ अगेन देयर इज अनदर स्क्रीन XY विच इज इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है सामने, यहाँ पर हमको इसके इंटरफेरेंस के पैटर्न मिलने वाले हैं। ऑल स्लिट्स एंड द प्लेन ऑफ स्क्रीन्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। बिल्कुल देखिए जैसे ये हमको यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन असल में ये प्लेन के ठीक वर्टिकल फॉर्म में है, ऐसा बताया गया है। ये पॉइंट भी आप लिखे तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, क्या उन्होंने देखा, इसको कैसे समझा। व्हेन स्क्रीन्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट देन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर फॉलोड। देखो उन्होंने क्या करा, जैसे स्क्रीन को इल्यूमिनेट किया यहाँ से, तो उन्होंने जो यहाँ रिजल्ट देखा वो अब उसके बारे में बता रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या देखा, ऑन स्क्रीन डार्क एंड लाइट बैंड्स आर ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिंग ऑर्डर। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर ठीक सामने स्क्रीन पर पहले एक ब्राइट बैंड दिख रहा है, उसके ठीक ऊपर डार्क बैंड दिख रहा है, फिर ब्राइट बैंड अल्टरनेट एक के बाद एक ऊपर और नीचे दिख रहा है वो। ऑल ब्राइट्स एंड डार्क फ्रिंज हैव सेम विड्थ। और इनको बैंड्स को उन्होंने क्या नाम दिया, फ्रिंज नाम दिया। जो डार्क बैंड थे उन्हें डार्क फ्रिंज कहा, जो ब्राइट बैंड थे उन्हें ब्राइट फ्रिंज कहा, और इनकी सबकी जो थी विड्थ एक जैसी थी, मतलब ब्राइट बैंड जितना चौड़ा था उतना ही डार्क बैंड चौड़ा था। एक पॉइंट तो ये है कि वहाँ पर फ्रिंज बनती है, पहला पॉइंट ये बताना है। फिर दूसरे पॉइंट में बताना है कि फ्रिंज जो होती है उनकी विड्थ भी क्या होती है, सेम होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज आर मैक्सिमम वेयर इज इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज आर इज अबाउट 0। मतलब जो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि जो डार्क फ्रिंज है उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी कहाँ तक चली जाती है, 0 तक, किसकी, डार्क फ्रिंज की, और ब्राइट फ्रिंज की तो कहाँ, मैक्सिमम तक चली जाती है। उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन ही खास इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जर्वेशन ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या बताएंगे हम लोग कि ऑब्जर्वेशन में स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज भी मिली, ब्राइट फ्रिंज मिली, अल्टरनेट फॉर्म में मिली, दोनों की विड्थ सेम थी। डार्क फ्रिंज की जो कंट्रास्ट था, जिसकी चमक थी, जो इल्यूमिनेशन था वो मैक्सिमम था, जबकि डार्क फ्रिंज का क्या था, बिल्कुल 0 था। ये 3 तो ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये हुआ वो खास पॉइंट है,
और वही हमें समझता है। देखिए यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि सोर्स S1 से जो लाइट वे निकला होगा, यहाँ हम देखें एक बार अपने डायग्राम की ओर, ये देखिए यहाँ से सोर्स S1 से ये S1 और S2 दो सोर्स की ओर जब लाइट गया, तो यहाँ से और यहाँ से जो वेवलेट्स निकले होंगे, इन वेवलेट्स में क्या होगा कि सोर्स S1 के वेवलेट्स का जो क्रेस्ट होगा वो S2 के ट्रो के साथ यदि मिल रहा है एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और इसका ट्रो उसके ट्रो की सेम डायरेक्शन में, जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा था, वो आपको याद भी होगा, उन दोनों की ट्रो की और क्रेस्ट की डायरेक्शन यदि सेम है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के कारण स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी और वहाँ जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी। तो सब बात समझ में है आपको कि क्या हुआ, S1 और S2 से जो वेवलेट्स निकलेंगे, उन वेवलेट्स के द्वारा वेव्स के क्या होंगे, क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में होंगे, ट्रो सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर होगा कौन सा, आप सोचे, यहाँ होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो जो स्क्रीन है हमारी उसके ऊपर क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मिलता है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस होता है, वो परफॉर्म होता है, तो क्या होता है, एक वेव का यानी S1 से निकलने वाली वेव का क्रेस्ट S2 से निकलने वाली वेव के ट्रो के ऊपर फॉल होता है। तो S1 और S2 के क्रेस्ट और ट्रो की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। और इसके रिजल्ट से हमें क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर एक डार्क फ्रिंज मिलने लगता है। तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मिलने का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। वेल सोर्स S इज लाइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब हम सोर्स S को मोनोक्रोमेटिक लाइट से मतलब इल्यूमिनेट करते हैं, देन द वेव फ्रंट मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वेव फ्रंट अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगते हैं। व्हेन वेव फ्रंट रीचेस टू S1 और S2, जब वो वेव फ्रंट S1 और S2 पर चलने आते हैं, दी स्टार्ट्स टू वर्क एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये तो हमें मालूम है, जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी हमने पढ़ी है उससे हमें मालूम है कि S1 और S2 से निकलने वाले वेवलेट्स क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, which superimpose on each other at screen XY, और वो सुपर इम्पोज होते हैं स्क्रीन पर, कहाँ पर, XY स्क्रीन पर, जो कौन है, पर्दे की है। दो स्क्रीन लगी हुई जिसमें एक में सोर्स है और थर्ड वन जो लगी है जिसपे हमको इसका पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है और डार्क फ्रिंज मिलती है। Those points on screen on which crest of wave coming from S1 fall on the crest of wave coming from S2। S1 से आने वाली वेव का क्रेस्ट S2 से आने वाली वेव की क्रेस्ट के साथ जब फॉल करेगा, और S1 से आने वाली वेव का ट्रो और S2 से आने वाली वेव का ट्रो एक साथ जब फॉल करेगा, तो वहाँ क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड एंड वी गिव ब्राइट फ्रिंज। तब हम क्या लेंगे, ब्राइट फ्रिंज। सेम डायरेक्शन में क्रेस्ट और ट्रो हुए तो ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। अब अपोज हम देखें, सिमिलरली एट दोज पॉइंट्स वेयर क्रेस्ट एंड वन वेव्स ऑफ S1 फॉल्स ऑन द ट्रो ऑफ वेव ऑफ S2, जब S1 के क्रेस्ट S2 के सोर्स से निकलने वाली वेव के ट्रो के साथ फॉल करेगा, तो क्या होगा, तो उनवां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए सीधी बात है, S1 की जो वेव निकल रही है उसका क्रेस्ट और S2 की वेव का ट्रो एक साथ गिरेगा, और S1 का ट्रो S2 के क्रेस्ट के साथ गिरेगा, तो क्या होगा, वहां पर डार्क फ्रिंज हमें मिलेगी। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन अल्टरनेटिवली। ये मिलेगी कैसे, ऐसा नहीं कि डार्क एक जगह, ऐसा नहीं, पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में ये मिलता है हमको। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट की, यंग के एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या नया देखा, क्या हमें अचीवमेंट्स मिली। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ये बताता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये वेव नेचर, लाइट में वेव नेचर होता है, इस बात को वेरीफाई करता है। कौन सा, यस, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो। दिस एक्सपेरिमेंट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इसी जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होता है। तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखें। दिस एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंटली। और ये अपन वर्ल्ड में, या इसको हम कहें कि फिजिक्स में, ये ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस को शो किया था, इंटरफेरेंस को बताया था। तो ये हमें सारा इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस के, पहले वेव
का वेव नेचर पता है लाइट का, दूसरा वेवलेंथ फाइंड करने में हेल्प की, तीसरा इंटरफेरेंस का फिनोमेना को प्रैक्टिकली समझाया। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंस। तो ये एक पॉइंट अपना एडिंग है, उस क्वेश्चन के साथ ही आप ऐड कर देंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट बन जाएगा और एक अच्छा आंसर बन पाएगा हमारे पास। अब देखते हैं एक डेरिवेशन की ओर। अब वो डेरिवेशन भी देखिए कई बार पूछा गया डेरिवेशन है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे, जो अभी हमने पढ़ा है उस पे से देखना है कि जो कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनती है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ्रिंज बनती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज बनती है, उनके पास एनर्जी का या इंटेंसिटी का लेवल क्या होता है वो देखें हम यहाँ पे। इंटरफेरेंस शो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एनर्जी कंजर्वेशन यानी टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो वो मतलब उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, उसको हम उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यदि हम इंटरफेरेंस के दृष्टिकोण से देखें, यदि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंटरफेरेंस के, तो इंटरफेरेंस में कहीं एक जगह ब्राइट फ्रिंज है तो वहीं आगे डार्क फ्रिंज भी, मतलब कहीं एनर्जी अपीयर हो रही है तो कहीं डिसअपीयर हो रही है। तो कुल मिला के उसका सम जो होता है वो जीरो होता है, वो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटली समझाएंगे। देखिए यहाँ आप देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू कोहेरेंट सोर्स बी I1 एंड I2। जैसे अभी हमने देखा कि सोर्स एस के सामने जो स्क्रीन थी इसमें दो स्मॉल होल्स थे जो S1 व S2 का काम कर रहे थे। वो S1 जो सोर्स था, S1 से निकलने वाले सोर्स से जो वेव है उसकी एनर्जी हम क्या मान रहे हैं I1, और S2 से निकलने वाले क्या मान रहे हैं I2। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ दे डू नॉट इंटरफेयर देन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट इज। अब वो क्या कर रहे हैं भैया, इन्होंने साफ यहाँ हमको बोल दिया कि अभी वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज क्लियर कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो I1 और I2 के सम के इक्वल होगी, क्योंकि अभी कोई इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं है। तो पहले सोर्स के वेव की एनर्जी I1 है और दूसरे क्या है I2 है, उन दोनों का सम टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है बिल्कुल। बट देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बट बोथ वेव्स रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है देन मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट इज। देखिए ठीक है, अब ये हमारा जो है पहले का पढ़ा हुआ है, कौन सा, कि जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू होती है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इस फार्मूले में यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 रूट I1 I2 का साइन क्या होगा, माइनस आएगा। ये बातें याद रख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको जल्दी से डेरिवेशन करने में हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि वही बात अपन यहाँ पे लिख के मेंशन करके बता दें, इफ बोथ वेव्स रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव। अब वो कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, उस समय क्या होगा, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें देन मैक्सिमम के बजाय क्या बजाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज। अब यहाँ क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वहाँ तो एनर्जी जो है छुपना ही है, खत्म होना है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। देखिए मैंने अभी पहले भी कहा था, फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्लस साइन होगा और डिस्ट्रक्टिव में माइनस होगा। फिर डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी क्या होती है, जो है एनर्जी का लॉस हो जाता है, जबकि कंस्ट्रक्टिव में एनर्जी अपीयर होती है। तो यहाँ पर ये दो एनर्जी हमारे पास मिल गई। यहाँ पर ये एनर्जी को क्या नाम दे सकते हैं भाई, कंस्ट्रक्टिव में हुई थी तो हम मैक्सिमम एनर्जी कह सकते हैं उसको, और डिस्ट्रक्टिव में उस एनर्जी का नाम रख सकते हैं मिनिमम एनर्जी। तो हमें यदि एवरेज एनर्जी निकालें, मान लो देखिए जैसे मैं एवरेज निकालता हूँ एनर्जी, तो I एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज निकालना कैसा होता है, जैसे अपन अरिथमेटिक मीन निकालते हैं मैथ्स में, दोनों एनर्जी को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन 2। यहाँ हम I मैक्सिमम, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दूँ और इसमें इक्वेशन सेकंड कह दूँ। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो
आई एवरेज को देखें हम, आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्स की वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस आई मिनिमम की वैल्यू है I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। इसके अपॉन में एवरेज के लिए अपन ने 2 लिया था वो ले लेंगे ऐसे कैसे। अब यहाँ आप देखिए आई एवरेज, यहाँ हम एवरेज की बात करें तो ये देखिए ये टर्म जो है नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ ये कैंसिल होने के बाद जो देख रहे हैं हम कि I1 जो है 2 बार है, यहाँ पर ये I1 ये 2 बार है और I2 2 बार है, दोनों का सम हो रहा है, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, दोनों का सम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I1 क्या होगा 2I1 हो जाएगा, और I2 प्लस I2 क्या होगा 2I2 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आई एवरेज यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है I1 प्लस I2 अपॉन 2। फिर से देखिए आप तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आई एवरेज जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। और यही तो हम देख रहे थे कि ये हमें देखना था कि भाई प्रूव क्या हुआ कि एवरेज या टोटल इंटेंसिटी जो होगी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम के इक्वल होगी। ये यहाँ पे देखिए प्रूव हो जाता है। जो हमने कहा था कि बिफोर इंटरफेरेंस जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल हो गए, तो यहाँ इंटरफेरेंस हो गया तो भी टोटल एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी के सम के इक्वल है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, कोई एनर्जी का मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यानी हमने यहाँ देखा कि वो किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताती है कि ना तो एनर्जी को हम अपीयर कर सकते हैं, ना फॉर्म कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमने क्लियर कर दी, ये आपको समझ में आ गया होगा।